तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले वैलिडेशन की, मतलब प्रोस्पेक्टिव के बाद जो अगला वैलिडेशन होता है जो कि आता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर, तो वो है कॉनकरेंट वैलिडेशन। तो कॉनकरेंट वैलिडेशन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं और बात करते हैं कॉनकरेंट वैलिडेशन के बारे में। तो बात की जाए कॉनकरेंट वैलिडेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट अप्रोच का सेकंड वाला वैलिडेशन है और ये स्टार्ट होता है आफ्टर प्रोस्पेक्टिव। मतलब प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो R&D लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। मतलब जब इंस्ट्रूमेंट, आपकी जो मेथड है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड आपने डेवलप करी है, वो R&D में जब डेवलप हो जाती है तो फिर वो जाती है कॉनकरेंट। मतलब कॉनकरेंट का मतलब होता है करंट बैच, ठीक है। मतलब वो फिर कमर्शियल उसका मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक बड़े लेवल पे हम अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो बड़े लेवल पे मतलब जो कमर्शियल लेवल पे जब हम उसी फार्मुलेशन का यूज करते हैं जो कि R&D के अंदर पहले से वैलिडेट हो चुका है ऑन प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, तो अब हम उसको एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर हम वापस उसका वैलिडेशन करके क्रॉस चेक करते हैं कि जो वैलिडेशन एक छोटे लेवल पे पास हो गया था प्रोस्पेक्टिव में, वो बड़े लेवल पे पास होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कॉनकरेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट होता है जहां पर हम R&D की मेथड को यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अवर ड्रग इन लार्ज स्केल। मतलब लार्ज स्केल पे हम अपने ड्रग को बनाते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली मेथड भी है, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग से जब हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे और उसको QC में ले जाके जो टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो HPLC पे हो, UV पे हो, टाइट्रीमेट्रिक मेथड हो, जितनी भी मेथड्स वो यूज होगी, डीजो की हो, वो सारी मेथड्स भी इसके अंदर आ गई है। मतलब यहाँ पर दोनों चीजों को हमको वैलिडेट करना है लार्ज स्केल पे। तो यही मैंने लिखा है कि करंट बेच जो होती है, मतलब प्रोस्पेक्टिव के बाद जब बेच बनना स्टार्ट हो गई है तो वो करंट बेस से निकला है कॉनकरेंट वैलिडेशन। तो यहां पर हम जब R&D के मेथड को हम अब जब यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज बेच, या कह सकते हैं कमर्शियल वे में जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर जो वैलिडेशन परफॉर्म किया जाएगा वो होगा कॉनकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन। तो इसके कौन कौन से सर्कमटेंसेस होते हैं, ये वैलिडेशन कब परफॉर्म किया जाता है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जहां पर, देखिए ये जो सर्कमटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जहां पर हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, केवल कॉनकरेंट वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, ये याद रखिएगा। तो मैं आपको वो कुछ कंडीशंस बता रहा हूं जहां पर हम प्रोस्पेक्टिव ना करके केवल कॉनकरेंट करते हैं। तो कॉनकरेंट की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। तो क्या क्या होता है, देखिए प्रीवियसली बेस्ड ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह, मतलब कोई कंपनी है जिसका केवल एक प्लांट है, उसके बहुत सारे प्लांट है, बट कोई ड्रग है जो केवल एक ही प्लांट में बन रही है, ठीक है। अब हुआ यह कि मार्केट में उसकी मांग बढ़ गई, मार्केट में जब उसकी मांग बढ़ गई तो उनको क्या करना पड़ा कि दूसरे प्लांट में भी उसी ड्रग का प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ा। तो अब हुआ का क्या, देखिए उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जो मेथड है और उसकी जो प्रोसेस है उसको वो वैलिडेट कर चुके हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन पे, बट वहां पर अब ड्रग की R&D तो होगी नहीं, वहां पर होगा ड्रग का डायरेक्टली कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब वहां पर लार्ज स्केल पे बनना स्टार्ट होगी। तो जब लार्ज स्केल पे बनना स्टार्ट होगी तो वहां पर जब आप चेंज क्या हो रहा है कि आपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है, तो वहां पर आप क्या करोगे कि वहां पर आप प्रोस्पेक्टिव ना करके केवल कॉनकरेंट वैलिडेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जहां पर हम एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट पर अपनी टेक्निक को टेक ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर प्रोस्पेक्टिव ना होकर केवल कॉनकरेंट वैलिडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोडक्ट डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रीवियसली वैलिडेटेड। अगर आपके ही प्लांट है, मतलब अब यहां मैं उसी प्लांट की बात कर रहा हूं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहां पर पहले से ही प्रोस्पेक्टिव और कॉनकरेंट दोनों वैलिडेशन हो चुके हैं, बट अगर कभी कंपनी को ऐसा लगता है कि वो एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप करना चाहती है, मतलब फॉर्मुलेशन से मतलब है स्ट्रेंथ, तो वो ड्रग की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है। मतलब पहले 100 mg की टेबलेट मार्केट में बिकती थी, अब वो सोच रही है कि 250 mg की और 500 mg की टेबलेट भी बनाना स्टार्ट करे। तो उस कंडीशन में भी उन्होंने नॉर्मल स्केल, मतलब R&D पे उसकी मेथड और प्रोसेस को डेवलप कर रखा है, उनको लार्ज स्केल पे फिर से मैन्युफैक्चरिंग करनी है लार्ज स्केल की टेबलेट की। मतलब अब जो टेबलेट बनेगी वो 200 mg और 500 mg की बनेगी। तो उस कंडीशन में भी केवल कॉनकरेंट वैलिडेशन को ही फॉलो किया जाता है। मतलब वहां पर केवल कॉनकरेंट होगा, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन वहां पर परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तीसरा है एक चीज इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पॉइंट जो है वो इसके आगे वाले मतलब रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन से रिलेटेड है। तो इसके बाद जो वैलिडेशन होता है वो तब होता है जब यहाँ कॉन्करेंट कंप्लीट हो जाता है, तो हम नेक्स्ट करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। ये तब होता है जब हमारी ड्रग मार्केट के अंदर चली जाती है और काफी टाइम हो जाता है, मतलब 1 से 10 बैच जब मार्केट के अंदर रिलीज हो जाती है, देन फिर हम अगला वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है वह रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, वो अगला टाइप है प्रोसेस वैलिडेशन का। तो रिट्रोस्पेक्टिव के साथ एक प्रॉब्लम है,
कि यहां पर तो बेचेस बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट के अंदर आप सारी की सारी बेचेस को पहुंचा दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रिट्रोस्पेक्टिव में मतलब मार्केट में जो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उन सभी बेचेस को हम वैलिडेशन कर सके। इसीलिए कॉन्करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्करेंट वैलिडेशन बहुत सिस्टमेटिक वे में होगा, बहुत ही एक्यूरेट होगा, तो रिट्रोस्पेक्टिव को आसानी हो जाएगी। बट अगर आपने कॉन्करेंट वैलिडेशन ढंग से नहीं करा, सिस्टमेटिक वे में नहीं करा और आपने ड्रग वैलिडेशन पास कर दिया और वो मार्केट में चली गई और पता चला कि रिट्रोस्पेक्टिव में जब हमने कॉन्करेंट के बाद रिट्रोस्पेक्टिव को परफॉर्म किया और वहां पर हमने देखा कि मार्केट में जो ड्रग हमारी सेल हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है, ड्रग वहां पर फेल हो रही है, इंप्योर हो रही है, उसके अंदर इंप्योरिटी पता चल रही है, ड्रग डिग्रेड हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर अगर हम कोई भी मेथड या कोई भी प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्करेंट वैलिडेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कॉन्करेंट वैलिडेशन बहुत अच्छा परफॉर्म होगा, सिस्टमेटिक परफॉर्म होगा, तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो प्रोसेस वैलिडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका कॉन्करेंट वैलिडेशन ही है, क्योंकि यहां पर आप लार्ज स्केल पे जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होगी, आरएनडी से हम फॉर्मुलेशन जब ले लेंगे, तो लार्ज स्केल पे जब ड्रग फॉर्मुलेशन होना स्टार्ट होगी तो वहीं पे वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार अगर कॉन्करेंट वैलिडेशन अगर पास हो गया तो फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, फिर आप सिस्टमेटिक वे में ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्करेंट वैलिडेशन के अंदर किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और इस वैलिडेशन के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मतलब ये तो इसके सर्कमटेंसेस हो गए। अब हम देखेंगे कि किन किन टेस्ट को, प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन से इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, बेसिकली वैलिडेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, तो इसमें हम किन किन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन का वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने आरएनडी ने जो काम करके दिया है, जो मेथड बना के दी है और जो उन्होंने प्लान दिया है, वो कमर्शियल लेवल पे जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी सक्सेसफुल होना चाहिए। तो वहीं पे जो टेस्टिंग और जो वैलिडेशन होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर जो टेस्टिंग होती है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनती है या एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर सैंपल को कैसे विड्रॉ किया जाता है और क्या प्लानिंग की जाती है वैलिडेशन टीम के द्वारा, तो उसी के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट सबसे पहले है यहां पर जब हम सैंपल को विड्रॉ करते हैं तो जो आपकी ये टेबलेट है कमर्शियल लेवल पे जब बन रही है, इसका मतलब है यहां पर टेबलेट जो है कम से कम 10 लाख या 20 लाख टेबलेट्स बनेगी, मतलब काफी ज्यादा बैचेस बनेगी। हो सकता है कि 10 बैचेस बन जाए, 20 बैचेस बन जाए। तो आप जो सैंपल विड्रॉ करोगे वो अलग अलग लॉट्स और बैचेस से करना है, ठीक है। तो उसी की भी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पहली बैच में तो पास हो जाए, पता चला कि तीसरी बैच में फेल हो जाए, तो आपको अलग अलग बैच से सैंपल विड्रॉ करने हैं, ठीक है। रन इन सक्सेशन ऑन डिफरेंट डेज एंड शिफ्ट। देन फिर आपको यह भी चेक करना है, इस वैलिडेशन में यह भी चलेगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आप अलग अलग दिनों में करके देखो, अलग अलग शिफ्ट में करके देखो, क्योंकि सभी पैरामीटर पे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि टेबलेट हो सकता है कि मॉर्निंग में जो अच्छे पर्सन थे, वो सिस्टमेटिक ट्रेंड पर्सन थे, तो उन्होंने तो बहुत बढ़िया टेबलेट बना दी, बट जो नाइट में जो लोग आए उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने टेबलेट बिगाड़ दी और वहां पर टेबलेट फेल होना स्टार्ट हो गई। तो यहां पर हमको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में भी सैंपल विड्रॉ करने पड़ सकते हैं और वहां पर भी चेकिंग करनी पड़ सकती है कि जो कहीं हो सकता है कि ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो और हम सोचे कि हमारे प्लानिंग में प्रॉब्लम थी। तो पर्सन की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर हम डिफरेंट डेज और शिफ्ट में भी सैंपल विड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी इन कमर्शियल प्रोडक्शन। यहां पर हम जो इक्विपमेंट और फैसिलिटी जो यूज कर रहे हैं वो कमर्शियल वे में यूज कर रहे हैं। तो जो सैंपल जो हम विड्रॉ करेंगे वो भी उन्हीं से ही करेंगे। मतलब कमर्शियल का मतलब है बड़े स्केल पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, जो बड़े स्केल पे पंचिंग मशीन यूज होगी, ड्रायर्स यूज होंगे, आपके सीविंग मशीन यूज होगी, ठीक है, कंप्रेशन मशीन यूज होगी, कोटिंग मशीन यूज होगी, यहां तक कि पैकेजिंग मशीन जो यूज होगी वो कमर्शियल लेवल पे यूज वाली जो मशीनें होंगी वहां से हमको सैंपल विड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्रिटिकल प्रोसेस वेरिएबल्स। यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम सैंपल विड्रॉ करेंगे तो रिजल्ट्स में एक जैसे ही आने चाहिए, रिजल्ट हमेशा 100% प्योर होने चाहिए। बट हमको यहां पर यह भी मैटर करना है कि यहां पर कोई क्रिटिकल पैरामीटर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि क्रिटिकल पैरामीटर्स कौन से हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कर लेना है पहले। ये तो वैसे आरएनडी ही आपको प्रोवाइड कराएगा, तो आपको भी करना है। और आरएनडी जो आपको क्रिटिकल पैरामीटर्स जो दे रहा है वहां से सैंपल विड्रॉ तो करना ही करना है। जो आरएनडी ने कहा है कि आपको ये क्रिटिकल पैरामीटर है और यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहां पर इंप्योरिटी आ सकती है, यहां पर ड्रग की स्टेबिलिटी जा सकती है, ड्रग डिग्रेड हो सकती है, तो उस पैरामीटर का ध्यान रखते हुए हमको वहां से सैंपल विड्रॉ करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट, फेलियर अगर हो जाता है, अगर आपकी टेबलेट फेल हो जाती है किसी भी फेज में, चाहे वो फेज 2 हो, फेज 3 हो या फेज 1 ही क्यों ना हो, आरएनडी में भी,
तो यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फेलियर क्यों हुआ, तो आपको पूरी जांच करनी है और जांच करने के बाद आपको आपकी वैलिडेशन टीम के साथ डिस्कस भी करना है कि फेलियर क्यों हुआ और फिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वैलिडेशन फेल हो गया प्रोसेस वैलिडेशन तो भी आप बनाते जाएं, ऐसा नहीं। अगर प्रोसेस वैलिडेशन फेल हो गया है, रुकना है, पता करना है कि किस वजह से हमारा प्रोसेस वैलिडेशन फेल हुआ है, उसको ठीक करना है और फिर से प्रोसेस वैलिडेशन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो टेबलेट, कंपनी टेबलेट बनाएगी नहीं, टेबलेट बनाएगी, बट आप फिर यही होगा कि फिर प्रोसेस को फिर से नई प्रोसेस बनाई जाएगी, कुछ चेंज लाया जाएगा, फिर से प्रोसेस को वैलिडेट किया जाएगा और जब प्रोसेस पास हो जाएगी, प्रोसेस वैलिडेशन पास हो जाएगा, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट वैलिडेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोसेस वैलिडेशन का। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो कॉन्करेंट वैलिडेशन होता है वो एक टेस्ट प्रोसीजर है। मतलब यहां पर जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भले वो लार्ज स्केल पे होगी, बट ये टेस्ट बैचेस होंगी। टेस्ट बैचेस का मतलब ये होगा, ये इनिशियल बैचेस होगी जिस पर हम पूरे के पूरे टेस्ट परफॉर्म करेंगे और हम ये देखेंगे कि यहां पर ही हमारी ड्रग जो है वो स्टेबल बनी हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि ये जो बैचेस होंगी बेसिकली ये मार्केट में तभी जाएंगी अगर ये पास आउट हो जाती हैं। अगर ये आप कहीं पे भी ये बैचेस फेल हो जाएंगी तो सीधी सी बात है ये ड्रग जो है वो मार्केट में नहीं जा पाएंगी। एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो कॉन्करेंट वैलिडेशन होगा या बेसिकली हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो उस कंपनी का एक नया प्रोडक्शन है, ठीक है। ज्यादातर तो नया प्रोडक्शन ही होता है। वो वाला मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कॉन्करेंट वैलिडेशन तब भी किया जाता है जब हम टेक ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक प्लांट के बाद जब दूसरे प्लांट में हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तब, या कोई भी चेंजेस लाते हैं तब भी, या स्ट्रेन चेंज कर रहे हैं तब भी। बट अगर ऐसी कंडीशन में कॉन्करेंट वैलिडेशन परफॉर्म किया जा रहा है जहां पर आपकी ड्रग जो है बिल्कुल नई है कंपनी के लिए, मतलब ये पहली बार आप ड्रग, मतलब उस कंपनी में पहली बार ये प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो कॉन्करेंट वैलिडेशन की जो स्केल होगी थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी यहां पर जो बेचेस होंगी वो काफी लिमिटेड होगी कॉन्करेंट की। क्यों? क्योंकि आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। अब प्रोडक्ट में उसकी डिमांड तो भी है नहीं, क्योंकि आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद वो मार्केट के अंदर जाएगा, उसकी मार्केटिंग होगी और फिर डॉक्टर्स जो होंगे उसको प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मार्केट में उसकी डिमांड कम है, तो कॉन्करेंट वैलिडेशन के अंदर जो बेचेस होंगे उनके नंबर्स भी कम होंगे। रीजन क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड भी कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एक तो कॉन्करेंट वैलिडेशन जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे करते हो, बट वहीं अगर डिमांड ही कम है तो आपको बेचेस भी कम बनानी है, तो कम बेचेस में भी आपको कॉन्करेंट वैलिडेशन परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्करेंट वैलिडेशन तब तक परफॉर्म किया जाएगा जब तक डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ नहीं जाती है, क्योंकि हमको एक बड़ी रेंज, मतलब एक बड़ी बेचेस पे भी कॉन्करेंट वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने इनिशियल जब डिमांड कम थी तो छोटी बेचेस बनी, वहां पर हमने ये वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया, वहां पर ये पास हो गया और फिर हम होगा कि भाई आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही साथ काम चल रहा है। ऐसा नहीं होगा। तब तक परफॉर्म करना है जब तक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ दी जाती है, और एक लार्ज स्केल पे जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और हमको लार्ज स्केल पे वैलिडेशन परफॉर्म करना होगा, और तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे इस वैलिडेशन को, ठीक है। तो लो प्रोडक्शन लो डिमांड ये एक साइड इफेक्ट है, मतलब ये एक प्रॉब्लम है कॉन्करेंट की, बट ये सबके साथ ही होगी, ठीक है। ये तभी होगी जब आप पहली बार बना रहे हो। बट अगर आप टेक ट्रांसफर कर रहे हो, पहले से ही किसी प्लांट में वो प्रोडक्ट बन रहा था और अब डिमांड बढ़ चुकी है और आप दूसरे प्लांट में भी बनाने जा रहे हो और वहां पर आप कॉन्करेंट वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हो, सीधी सी बात है वहां पर तो स्टार्टिंग ही लार्ज स्केल से होगी, और जब लार्ज स्केल से होगी तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आपको कॉन्करेंट वैलिडेशन फुल फॉर्म में, फुल फ्लैश में परफॉर्म करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहली बार जब होगा, पहली बार जब वो प्रोडक्ट बनेगा उस प्लांट में, उस कंपनी में, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि पहले लार्ज छोटे स्केल पे बनेगा, फिर बड़े स्केल पे। एक चीज और, कॉन्करेंट वैलिडेशन का जो होगा वो पहली टेस्ट बैचेस होंगी और उसके बाद फिर हम उसको मार्केटेड बैचेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमको एक फायदा है, कॉन्करेंट के अंदर केवल हमको टेस्ट ही परफॉर्म करने हैं डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब सैंपलिंग करनी है, और सैंपलिंग कब, क्रिटिकल पॉइंट्स में। तो आपको यहां पर वो वाला काम नहीं करना है जो आरएनडी ने करा। आरएनडी ने क्या काम किया, पहले पूरी मेथड डेवलप करी, प्रोडक्शन की भी डेवलप करी, टेस्ट की भी डेवलप करी, उसने पूरा आपको ये पॉइंट ही बताया कि आपको सैंपलिंग कैसे करनी है, कब सैंपल लेना है, वो आपको पहले से पता होगा। यहां पर बस आपको सैंपल लेना है, क्यूसी को देना है, क्यूसी आपको टेस्ट रिपोर्ट देगा कि हाँ सारी ड्रग जो है वो अभी प्योर है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्री अप्रूव्ड प्रोटोकॉल पहले से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्करेंट का एक पार्ट हो गया जो सेफ है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट है, यहां पर एक चीज बहुत आएगी, यहां पर ये हो सकता है कि जब आप लार्ज स्केल पे करेंगे तो हो सकता है कि डेविएशन होना स्टार्ट हो जाए। डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पर्सन्स हैं वो कई बार गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है
इंस्ट्रूमेंट मतलब इस प्रोडक्ट से, वो इस प्रोडक्ट से इतने फैमिलियर नहीं होंगे, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से पहचान ना पाए, उसकी हैंडलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सकता है कि वहां पर हमको टेम्परेचर जो था वो कम करना पड़े, बट हो सकता है वो बढ़ा दें, कुछ भी डेविएशन हो सकता है। डेविएशन का मतलब होता है पर्सन के द्वारा होने वाली गलती, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब होता है अगर इंस्ट्रूमेंट गलती करे तो डेविएशन के चांसेस यहां पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल कंपनी के लिए नया होगा, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में मिक्सिंग हो गया, ड्राइंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, कोटिंग हो गई, तो यहां पर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर। अब ये ह्यूमन एरर जब होंगे तो ये पकड़ में आएंगे, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे बनेगा तो होना ही है, मजदूरों से गलती हो सकती है, हो सकता है कि जो नए ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। तो इस गलती को ठीक करना है, उसका जस्टिफिकेशन करना है, आपको आपके प्लांट हेड को बताना है, उनका अप्रूवल लेना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमन एरर होता है वहीं रुकना है, उसको जस्टिफाई करना है कि ये ह्यूमन एरर हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जाए, R&D से बात करनी है, ये जस्टिफिकेशन देना है आपको प्लांट हेड से, प्लांट हेड इस जस्टिफिकेशन को अगर मान लेता है, अप्रूवल दे देता है, तो फिर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इस वैलिडेशन के अंदर आएगी। नेक्स्ट है, यहां पर हमको प्रोडक्ट का बिहेवियर के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज ये कि प्रोडक्ट का बिहेवियर और हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलेगा, क्योंकि अब हम लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्ट के साथ बना रहे हैं तो हम प्रोडक्ट के कांटेक्ट में रहेंगे, वहां पर हमको उसके बारे में पूरा नेचर पता चलेगा कि कैसे इसका नेचर है, ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, इसको कितना पंचिंग करनी है, कैसे कोटिंग करनी है। ये बिहेवियर आपको तभी पता चलेगा जब लार्ज स्केल पे आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे। तो डेवलपमेंट, स्केल अप और टेस्ट बेचेस, जब ज्यादा बेचेस इसकी बनेगी तो धीरे धीरे आप फेमिलियर होते जाओगे यहां पर प्रोडक्ट के बिहेवियर को जानने में। तो आपका प्रोडक्ट कैसे स्टेबल होगा, तो फिर आपका माइंडसेट ही वैसे बन जाएगा कि आपको प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी प्रोडक्ट के बिहेवियर को जानने में। बेसिकली प्रोडक्ट से मतलब है इसका एपीआई। एपीआई कई बार अलग अलग तरीके के एपीआई होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनका नेचर अलग अलग होता है, कोई बहुत लो, बहुत टेम्परेचर में कई लोग एपीआई जो होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर कम करके रखना पड़ता है, उनकी स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखनी है, और ये तभी हो पाएगा जब उसका बिहेवियर आप पहचान सको। बिहेवियर आप तभी पहचानोगे जब एक से ज्यादा आप टेस्ट बैचेस बनाओगे, थोड़ा उसका टाइम निकालोगे उसके साथ, तो उसका बिहेवियर हम पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है, डिटेल प्रोसीजर शेल बी प्लान फॉर हैंडलिंग एंड मार्केटिंग। देखिए, जब यहां पर एक चीज है कि कॉन्करेंट वैलिडेशन के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने वाला है। अब मार्केट में जाने वाला है तो आपको, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में क्या बताया कि आपको पूरा बिहेवियर इसमें पता होना चाहिए। बिहेवियर से मतलब है कि आपका मार्केट में जब प्रोडक्ट जाएगा तो वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने देर तक रहेगा, उसको किस टाइप से स्टोरेज करना है मार्केट में, साथ ही साथ उसको कैसे लेना है, जो भी उसकी एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो सारे आपको पहले से पता होने चाहिए। ये कॉन्करेंट वैलिडेशन का ही पार्ट है। मतलब इसमें थोड़ा सा R&D वाला पार्ट भी जोड़ रहे हैं कि ड्रग की स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको इस वैलिडेशन में पता होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, तभी वो पैकेजिंग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे और फिर मार्केट के अंदर भेजेंगे। क्योंकि पैकेजिंग के अंदर वो प्रिंट कर देते हैं कि इसको किस टाइप से हैंडल करना है, किस टाइप से लेना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको कॉन्करेंट वैलिडेशन के अंदर ही पता चलेगी। तो वो वाला पार्ट भी कॉन्करेंट के अंदर ही आता है। देखिए, आखिरी में जब कॉन्करेंट वैलिडेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर आपके पास जितने भी की एक्सपेक्ट्स थे, जो जो हमने अभी यहां डिस्कस करिए, वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आपकी ड्रग जब मार्केट में जाएगी तो वहां पर फेल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और ये कंपनी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनी का नाम खराब होता है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बेच है उसकी मार्केट में परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो और वो हमेशा स्टेबल बनी रहे। जो भी उसका स्टेबल टाइम, जो उसकी शेल्फ लाइफ दी है, वहां तक तो वो स्टेबल बनी होनी चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे पैरामीटर्स को यहां पर कंप्लीट करना है, उसी के बाद यहां पर हमको जो वैलिडेशन है, कॉन्करेंट वैलिडेशन, ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर यहां पर मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर कॉन्करेंट वैलिडेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब कहने का मतलब अगर हमने इसको सिस्टमैटिक वे में ना करा और इसको ऐसे ही पास कर दिया, तो जो अगला वैलिडेशन होगा रेट्रोस्पेक्टिव, जिसमें हम मार्केटेड फॉर्मुलेशन को वैलिडेट करेंगे, उसको चेक करेंगे, वहां पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, और हो सकता है कि हमको पूरी की पूरी बेच ही फिर मार्केट से बुलवानी पड़े। और ये कंपनी के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम खराब होता है, उसके शेयर्स मार्केट में उसकी वैल्यू नीचे गिर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्करेंट वैलिडेशन है प्रोसेस वैलिडेशन का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे अगले वैलिडेशन की, तो बने रहिए हमारे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।